आपके अपने YouTube चैनल वाकसारी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दोस्तों आपको पहले ही 2 अंकीय महत्व प्रश्न बता दिए। 2 अंकीय महत्व प्रश्न का आपका क्या है, ये आपका पार्ट 3 है। तो देख लेते हैं सिलेक्टेड 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में आपका इस सीरीज में यह पार्ट आपका 3 है और लास्ट पार्ट हो गए। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। बाकी क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। क्लास 11 हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा बॉडी क्वेश्चन 2024 के नाम से प्ले लिस्ट है। तो प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। तो ढूंढेंगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यूरोपीय साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? तो शक्तिशाली और उन्नत देशों द्वारा कमजोर एवं पिछड़े देशों पर अपना अधिकार स्थापित करने की इच्छा को साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। इस साम्राज्यवाद का प्रसार यूरोप में होने के कारण इसे यूरोपीय साम्राज्यवाद कहा जाता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस से आप क्या आशा है? तो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस से आशा है इतिहासकारों की ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के बारे में चुप्पी से है। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, टेला न्यूलियस का वास्तविक अर्थ बताइए। तो जो जमीन किसी की भी नहीं होती उसे ऑस्ट्रेलिया में टेला न्यूलियस कहा जाता है। तो एक एक शब्द इनके एक एक वाक्य में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तैयार करते जाइए इस शब्द का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि एक वाक्य में अक्सर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोल्ड रश क्या था? प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में यूरोपीय लोग अपना भाग्य सवार लेने की उम्मीद के लिए अमेरिका जा पहुंचे। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, जापान का खुलना क्या था? तो अमेरिका और जापान के मध्य हुई संधि के अनुसार जापान के 2 बंदरगाह अमेरिकी जहाज़ों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अमेरिका को जापान में थोड़ा बहुत व्यापार करने की भी रियायत दी गई। संधि में निहित इन्हीं बिंदुओं को जापान का खुलना कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जापान का आधुनिकरण किस वातावरण में हुआ? तो जापान का आधुनिकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों का वर्चस्व था। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, गिलगमिश क्या था? कोई 2 बिंदु लिखिए। तो गिलगमिश एक महाकाव्य है। इसके 2 बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला है, गिलगमिश महाकाव्य की रचना लगभग 2500 से 2100 ईसा पूर्व में की गई थी। दूसरा, इसे 12 पट्टिकाओं में रचा गया था। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही के लिए उपयुक्त मार्ग कौन सा था? तो मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही के लिए सबसे उपयुक्त एवं सस्ता मार्ग जल मार्ग था, क्योंकि जानवरों से माल की ढुलाई की दशा में उन्हें चारा खिलाना पड़ता था, जो कि क्या है, महंगा पड़ता था। आगे देख लेते हैं। अब मैं बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है को ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आते जा रहे होंगे। और जितने क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, वीडियो को देखते देखते तैयार करते जाइए। 2 लाइन के आंसर है, एक पढ़ते जाइए और समझकर याद करते जाइएगा। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, हौज क्या था? तो हौज एक छोटा सा गड्ढा होता था जो घरों के आंगन में बनाया जाता था, ताकि वर्षा के जल की निकासी के समय बहने वाला पानी हौज में चला जाए और आसपास की कच्ची गलियों में ज़्यादा कीचड़ ना हो पाए। आगे देख लेते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, स्टेपी क्या है? हिरोशिमा के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दास प्रजनन शब्द का अर्थ क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो दास प्रजनन शब्द का अर्थ है गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे उनके बच्चों के भी आगे जाकर दास बने और स्वामी की सेवा करें। तो हमारा क्वेश्चन है, एकास्म से क्या तात्पर्य है? तो एकास्म का तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता था, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकास्म है, तो उसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी और आंतरिक एक रूपता है। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, बाज नामक कर क्या था? तो वह कर जिसमें सुरक्षा यात्रा के लिए यात्रियों को पास दिए जाते थे, जिन्हें फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में जेरेज कहा जाता था। इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए व्यापारी बाज नामक कर का भुगतान करते थे। मतलब अगर आप क्या है यात्रा कर रहे हैं तो लूटपाट से आपकी जो सुरक्षा के लिए जो कर लिया जाता था उसे क्या है बाज कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों अपने क्लास 11 के हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर PDF नोट, साथ ही आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे उत्तर के साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। इस कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप
नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला है, केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको कोर्स दिया जा रहा है। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, यायावरी इतिहास लेखक में इतिहासकारों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किन्हीं दो कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। तो देख लेते दो कठिनाई। पहला है, मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम लिखा, विदेशी विद्वानों ने उनके विषय में ज़्यादा लिखा। दूसरा, ऐसी स्थिति में उन विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यों या कथनों का प्रयोग हुआ है उनका मंगोल भाषा में कबीली अर्थ निकालना भी कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त बहुत सी फारसी तकनीकी शब्द मंगोल में प्रविष्ट कर दिए गए, जिनको समझकर सटीक अर्थ निकालना इतिहासकारों के लिए क्या है, दुष्कर हो गया, दुष्कर मतलब कठिन हो गया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भिक्षु किसे कहते हैं? तो मठों में एकांत जीवन बिताने वाले ईसाई श्रद्धालुओं को भिक्षु कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में पोप की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो पोप की भूमिका देख लेते हैं। तो यूरोप में रोम का चर्च बहुत धार्मिक केंद्र था, उसके सर्वोच्च बिशप को पोप कहा जाता था। मतलब यूरोप में के प्रत्येक चर्च में पादरी इसके निर्देशानुसार कार्य करने को बांध थे। पोप को पृथ्वी पर ईसा मसीह का प्रतिनिधि माना जाता था। ओके, मतलब भगवान का रूप माना जाता है पोप को। ओके, मतलब समझ लीजिए जैसे देखिए मंदिरों में क्या होते हैं, अपने पंडित पुजारी होते हैं जो पूजा करते हैं। तो कई सारे पंडित हो, 4 से 5 पंडित हो, उसमें भी एक लीडर होता है। ओके, तो इस प्रकार से वहीं समझ लीजिए चर्च में एक सबसे बड़ा लीडर होता है। तो पोप कैसे कहते कहते हैं, उसके अंडर में क्या है, पादरी हुआ करते थे। पादरी भी एक पुजारी टाइप के थे जो पूजा करते थे, लेकिन क्या है उससे सबसे बड़ा लीडर कौन था, पोप था। ओके दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है, टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है, पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रेनेसां से क्या अभिप्राय है? तो रेनेसां व्यक्ति की उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती थी जिसकी अनेक रुचियां हो और कई हुनर में उसे दक्षता हासिल हो। पुनर्जागरण काल में अनेक रेनेसां व्यक्ति थे, उदाहरण के लिए मार्टिन लूथर, दांते, अलीगढ़िया, जाटो आदि। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नगर राज्य से क्या आशा है? नगर राज्य संप्रभुता रखने वाला एक राज्य होता था जिसका भौगोलिक क्षेत्र एक नगर और उसके कुछ समीपी अधीन क्षेत्र होते थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इंपॉर्टेंट है। तो मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किए गए प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य चर्च या मठों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना तथा पोप एवं पादरियों के नैतिक पतन के विरुद्ध आवाज उठाना था। हुए नेक्स्ट मतलब धार्मिक आंदोलन किया था उन्होंने। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नवजागरण काल के महत्वपूर्ण आविष्कारों का उल्लेख कीजिए। नवजागरण काल में कौन कौन से आविष्कार हुए वो आपको बताना है। पहला चुंबक की खोज हुई, गिलबर्ट द्वारा की गई थी। फिर पेंडुलम का सिद्धांत आया, गैलीलियो द्वारा। ओके, तीसरा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन द्वारा दिया गया था। फिर रक्त प्रवाह का सिद्धांत हार्ट्स द्वारा दिया गया था। सूर्य केंद्रित सिद्धांत टॉपलेमी द्वारा दिया गया था। खगोलीय रहस्य कैपिटल द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आप 19वीं सदी के संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी के उपयोग के अतिरिक्त अंग्रेजों के आर्थिक और सामाजिक जीवन की कौन सी विशेषताएं देखते हैं? कोई दो। ओके, तो देख लेते हैं कौन सी दो विशेषताएं हैं। पहला, अर्थव्यवस्था की विशेषता। ब्रिटिश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में भी विद्यमान थी। दोनों ही देशों में अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता आज भी देखने को मिलती है। दूसरा है, सामाजिक जीवन में समान आपके विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के सामाजिक जीवन की विशेषता समान है। उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा समान है। समाज की रचना में भी उनकी समानता देखने को मिलती है। ओके, लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 22वां, 19वीं सदी के यूरोपीय राष्ट्रों में साम्राज्यवादी होड़ के आरंभ होने के क्या कारण थे? कोई दो आपको बताने। देख लेते हैं। तो देख लेते हैं 19वीं सदी में आपका साम्राज्यवादी यूरोपीय राष्ट्रों में साम्राज्यवादी होड़ के आरंभ होने के कारण पहला आपका औद्योगिकरण तथा बाजार की आवश्यकता। औद्योगिकरण के कारण यूरोपीय राष्ट्रों का उत्पादन बढ़ा और उन्हें बाजार की आवश्यकता अनुभव हुई। दूसरा, तीव्र राष्ट्रवाद। इस काल में यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रवादी भावना तीव्र हुई और वे अपने सम्मान तथा साम्राज्य की प्रगति चाहते थे। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों द्वारा नई दुनिया के देशों को दिए गए नामों का उल्लेख कीजिए। तो देख लेते हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड। महान दक्षिण महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम लैटिन में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। ओके, दूसरा न्यूजीलैंड दिया गया। हॉलैंड के तासमान द्वारा दिया गया नाम है, जिसका सर्वप्रथम 1642 में इन टापुओं को देखा गया। 10 भाषा में समुद्र को जी कहते होंगे, इसलिए न्यूजीलैंड। ओके, इसका नाम ऑस्ट्रेलिया। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साम्राज्यवाद क्या है?
तो साम्राज्यवाद वह अवस्था है जिसमें पूंजीवादी एवं विस्तारवादी शक्तिशाली राज्य शक्ति के बल पर दूसरे दुर्बल एवं पिछड़े राष्ट्रों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करते हैं। दोनों ही प्रक्रिया में उपनिवेश के संसाधनों का शोषण एवं अपना बाजार स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य रहता है। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में सैनिकरण के लिए क्या किया गया? तो जापान में सैनिकरण के लिए सेना के अधिकारों के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी तथा फ्रांसीसी प्रशिक्षक नियुक्त किए गए। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण से पर्यावरण पर का क्या विनाश हुआ? तो आधुनिकीकरण के कारण पेड़ पौधे तेजी से कट रहे थे। यदि स्थिति रही तो हमें क्या शुद्ध वायु मिलना क्या दुर्लभ हो जाएगी। तो ये आपका आधुनिकीकरण से पर्यावरण पर क्या विनाश, पर्यावरण का क्या विनाश हुआ, ये आपका बताया जा रहा है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस बार से दोस्तों मैं आपको टॉप 26 क्वेश्चन आपको बताए हैं 2 नंबर वाले। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, उसे भी देखें, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाके क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से जुड़ गया। दोस्तों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।